सोचिए, अगर कोई सम्राट जंग के मैदान में उतरे और उसकी विजय इतनी डेफिनेटिव हो कि इतिहास उसे अजेय घोषित कर दे। हम उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। पर यही सम्राट युद्ध के बाद रात के सन्नाटे में अपनी वीणा बजाते हुए एक कवि की आत्मा में खो जाता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे में संगीत। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि परफेक्ट बैलेंस था। ये कहानी है उस महानायक की जिसने जीत को सिर्फ साम्राज्य विस्तार नहीं, बल्कि करुणा और कला से परिभाषित किया। नाम सम्राट समुद्रगुप्त। लगभग 335 ईस्वी। पाटलिपुत्र, गुप्त साम्राज्य की राजधानी। यहाँ जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो भारत का भाग्य बदलने वाला था। वह चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के पुत्र थे। यह विवाह स्वयं गुप्त वंश के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक गौरव का प्रतीक था। समुद्रगुप्त साधारण राजकुमार नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा मैग्नेटिज्म था, तेज, संयम और ज्ञान का संगम। जहां दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त होते थे, वो तलवार चलाने की मास्टर स्ट्रैटेजीज सीखते थे और साथ ही दर्शन और संगीत के सर्ज में डूब जाते थे। उनके गुरुओं ने जल्द ही जान लिया था, ये बालक राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि युग निर्माता बनने के लिए पैदा हुआ है। उसके भीतर एक बॉर्न लीडर, एक डीप फिलॉसफर और एक अदम्य योद्धा बसता था। जब समुद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला तो भारत केओस में था। देश लगभग 20 से अधिक छोटे और कमजोर राज्यों में बटा हुआ था। इन आपसी लड़ाइयों ने देश को अंदर से खोखला कर दिया था। ये राजनीतिक डिसइंटीग्रेशन विदेशी ताकतों, खासकर उत्तर पश्चिम की शक्तियों के लिए ओपन इन्विटेशन था। गुप्त साम्राज्य मजबूत था, पर देश की एकता खतरे में थी। समुद्रगुप्त ने जब ताज पहना तो वो सिर्फ राज नहीं, एक मिशन लेकर उठे। उन्होंने घोषणा की, अब भारत को फिर एक होना है। उनका उद्देश्य सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि आर्यावर्त की एकता, समृद्धि और स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करना था। वो सिर्फ एक शासक नहीं, एक दूरदर्शी राष्ट्रीय नेता थे। फिर शुरू हुआ उनका अनस्टॉपेबल विक्ट्री कैंपेन। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत की ओर रुख किया। इसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जहां उन्होंने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर के 9 शक्तिशाली राजाओं को एक निर्णायक युद्ध में ओवरथ्रो किया। उनकी रणनीति इतनी फ्लॉलेस थी, उसका आक्रमण इतना सरप्राइज अटैक जैसा कि विरोधी समझ नहीं पाते थे कि हार कहाँ हुई। इन विजयों ने गुप्त साम्राज्य की नींव को रॉक सॉलिड बना दिया। लेकिन उनकी दृष्टि केवल उत्तर तक सीमित नहीं थी। उनकी नज़र थी पूरी भारतीय भूमि पर, हिंद महासागर तक। इसके बाद शुरू हुआ दक्षिणापथ विजय, उनके जीवन का सबसे एपिक और चुनौतीपूर्ण अभियान। दक्षिण भारत की यात्रा अपने आप में टफ एग्जाम थी। घने जंगल, कठिन पहाड़ और 12 शक्तिशाली राजाओं की सेनाएं। लेकिन समुद्रगुप्त पीछे नहीं हटे। उन्होंने 12 दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त की। हर युद्ध उनकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस का प्रमाण था। पर फिर जो हुआ उसने उन्हें इतिहास के बाकी विजेताओं से सेपरेट कर दिया। उन्होंने इन राज्यों को जीता जरूर, पर उनके शासकों को अपमानित नहीं किया। उसने न उनके राज्य छीने, न उनका गौरव, बल्कि सम्मान के साथ उन्हें उनका शासन लौटा दिया। इसे कहा गया धर्म विजय। युद्ध जीता, पर मानवीयता भी निभाई। दुनिया ने पहली बार एक ऐसा विजेता देखा जो तलवार से अधिक दिल का इस्तेमाल करता था। वो जानते थे, भूमि जीतने से अस्थायी शासन मिलता है, लेकिन दिल जीतने से स्थायी राष्ट्र बनता है। ये नीति सिर्फ दया नहीं थी, ये सुपर स्ट्रैटेजी थी, राज्यों को अधीन रखकर भी उन्हें मित्र बनाए रखना। इतनी व्यापक और प्रभावशाली विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने किया अश्वमेध यज्ञ। यह प्राचीन भारतीय परंपरा में सार्वभौमिक सम्राट होने की अंतिम घोषणा थी। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये पूरे उपमहाद्वीप को दिया गया एक पावरफुल मैसेज था। और उनकी सफलता केवल युद्ध में नहीं थी। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उनके शासन में न्याय व्यवस्था दुरुस्त थी और उन्होंने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिससे राज्य में आर्थिक समृद्धि आई। उन्होंने शांतिपूर्ण विदेशी संबंध भी बनाए, खासकर श्रीलंका और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ। उनकी महानता को शब्दों में ढाला उनके दरबार के कवि हरिशेन ने। प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद के स्तंभ पर उकेरे गए ये शब्द आज भी उनकी वीरता, उदारता, नीतियां और कला का डिटेल्ड रिकॉर्ड हैं। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो खुद एक उच्च कोटि के कलाकार, संगीतकार और कवि थे। रात के समय वो अपनी वीणा उठाते और संगीत के सुरों में सेल्फ रिफ्लेक्ट करते। शायद यही कारण था कि उनके फैसलों में संतुलन था, शक्ति और संवेदना का परफेक्ट मिक्स। उनके सिक्के उनकी वर्सेटिलिटी का सबूत हैं। ये सिक्के नहीं थे, ये उनकी लेगेसी का विजुअल प्रूफ थे। कहीं वो बाघ का शिकार करते हुए, कहीं अश्वमेध का घोड़ा दिखाते हुए, और सबसे खास वो अपनी वीणा बजाते हुए नजर आते हैं। हर सिक्का बता देता है, यह राजा सिर्फ तलवार का नहीं, कला, संगीत और काव्य का भी अल्टीमेट सुपरस्टार था।
उनके शासन में भारत ने देखा गोल्डन बिगिनिंग। कला, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, व्यापार सब पीक पर था। उनकी नीतियों ने शांति और समृद्धि का ऐसा वातावरण बनाया जिसने आने वाले गुप्त काल को स्वर्ण युग बनने की मजबूत नींव दी। साहित्य, शिक्षा और कला को उनका अभूतपूर्व संरक्षण मिला। आज भी सैकड़ों साल बाद समुद्रगुप्त सिर्फ एक रूलर नहीं, वो एक सिंबल हैं, एक इंस्पिरेशन जो सिखाता है असली ताकत सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि दूरदर्शिता और मानवता में होती है। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में जो हासिल किया वो अनप्रेसिडेंटेड था, पर उनका सबसे बड़ा सबक उनके आखिरी दिनों में आया। कहते हैं अपने अंतिम दिनों में समुद्रगुप्त अक्सर तारों को देखते हुए बोले, तलवार से जीत मिलती है पर दिल से इज्जत। वो सम्राट जिसने क्राउन भी जीता और हार्ट्स भी। उनकी विरासत सिर्फ ऐतिहासिक रिकॉर्ड में नहीं बल्कि इस ट्रूथ में बसती है कि महानता सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं, इंसानियत से मिलती है। वो आज भी भारतीय इतिहास की एक अमर प्रेरणा है।